डबल मस्ती, भरपूर मज़ा, एक खूबसूरत सुबह का आगाज़, मेरा और आपका साथ है। फिर देखना ना भूलना मॉर्निंग विद बाबर अली सीज़न 2। चकदे फटे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, तोड़ा होस्ट बाबर अली मॉर्निंग विद बाबर च अपने तमाम विखड़ वाले ने खुश आमदीद करना और हस्बे आदत प्रोग्राम का आगाज़ से इस दुआ तो करना कि अल्लाह पाक दुख, परेशानियाँ, तकलीफ़ां, बीमारियाँ, दहशत गर्दी तो हादसा तो मेरे सोने मुल्क पाकिस्तान और पाकिस्तान से रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों को कोसों दूर रखे। हैल्थ की गल कर रहे हैं, सेहत की गल कर रहे हैं तो हैल्थ रिलेटेड प्रोग्राम अज का प्रोग्राम जिस ते असी गल करांगे फैमिली फिजिशियन की। और मोस्टली लोग फैमिली फिजिशियन तो जरा ना वाकफियत है, वो नहीं समझते कि फैमिली फिजिशियन होंदा की है। दरअसल किसी भी बीमारी नूं देखण लई एक फैमिली फिजिशियन का होना बड़ा जरूरी है। घरां दे अंदर असी डॉक्टर बने हैं, घरां दे अंदर असी मैडिकल स्टोर खोल लिया है, गली नुकड़ा ते असी ऐसे मेडिकल स्टोर से जाके पूछ रहे हैं कि बुखार है, खांसी है, नज़ला है और बाकी दर्द हो रहा है, मेदे दा सीने ते दर्द हो रहा है, तुसी दवाई दे दो और अल्लाह भला करे वो भी चुक के दवाई दे देंगे ने। इहदे लई डॉक्टर हजरात है ने। डॉक्टर हजरात क्यों ने ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ प्रोग्राम कर रहे हैं। फैमिली फिजिशियन क्यों जरूरी है, क्यों फैमिली फिजिशियन ਤੁਹਾਨੂੰ अगर कोई प्रॉब्लम है हैल्थ नाल यानी ਤੁਹਾਡੀ सेहत नाल कोई हार्ट का प्रॉब्लम है, ਤੁਹਾਨੂੰ शुगर का प्रॉब्लम है, ਤੁਹਾਨੂੰ गुर्दियां का प्रॉब्लम है और मुख्तलिफ बीमारियां ने खुदा ना खास्ता तो ਤੁਹਾਡਾ फैमिली फिजिशियन ही ਤੁਹਾਨੂੰ रैफर करता है कि ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ डॉक्टर को जाना है। खुद फैसला कर लेंदे हो और फिर उलझे रहंदे हो। इस ते असी प्रोग्राम कर रहे हैं और इसकी अहमियत क्यों इन्नी जरूरी है। इस ते डॉक्टर का पैनल मेरे नाल मौजूद होगा और तुहानूं दसणगे। तुसी किधर ना जाना क्योंकि तुहाडी सेहत सानूं बहुत प्यारी है। डॉक्टर रिटायर्ड कैप्टन हुमायूं अरशद साहब बैठे ने, मैं अपने मोहतरम मेहमान हूँ और नाल डॉक्टर साहिबा बैठिया ने और आप दी माशाल्लाह बड़ी प्रैक्टिस है जी। डॉक्टर शाफिया तैयब साहिबा, आप दोनों को जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम और प्रोग्राम से वेलकम करना जी। मैं आप पहली बार आई हैं, आप बेतहाशा बार आए हैं और माशाल्लाह जब भी आते हैं आप कह लें कि पब्लिक आपको सुनती है और जो फीडबैक होता है वो बड़ा जबरदस्त होता है। और जब भी हम इस तरह का प्रोग्राम करते हैं नाज़रीन, आपको पता है कि सानू पिंडा थावां जिथे चलते हैं, असी शहरों के अंदर, मुल्क के अंदर, मुल्क तो बाहर लोगों को हैल्थ के बारे च एक ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है जिससे अमल करके अगर ये अल्लाह पाक की ज़ात भी खुश है ना तो वो अपने उन्होंने चीज़ों तो बच जाते हैं जिन्हों ते वो पहले अमल नहीं कर रहे होंगे। डॉक्टर साहब अज मुख्तलिफ सवालों नाल असी चूंकि फैमिली मेडिसिन की गल करेंगे होंदी की है, यदि अवेयरनेस उत्ते गल करेंगे उत्थे मैं डॉक्टर साहब नाल भी कुछ सवाल करेंगे। तो सब तो पहले एक तो तुहाडे कीमती वक्त का शुक्रिया, तुसीं सुबह सुबह साडे इस प्रोग्राम से आए हो और अपनी कीमती राय लेके आए हो। इत्थे पंजाबी ते इत्थे उर्दू का पार पा देंगे, कोई गल नहीं, भावें इंग्लिश भावें उर्दू इत्थे पार पावांगे तुहाडे ते पंजाबी दा। अच्छा जी, सबसे पहले तो फैमिली मेडिसिन के बारे में थोड़ा हमें बताइए कि फैमिली मेडिसिन है की। बाबर भाई बहुत शुक्रिया, आपने हमें इनवाइट किया। आपने कहा कि जी जो हम बात यहाँ पे करते हैं व्हाटएवर जो डिस्कस होता है उनकी फीडबैक बड़ा अच्छा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लामा इकबाल का एक शेर है मस्जिद कर्तबा के बारे में, उन्होंने कहा था जब वो विजिट किया ना उन्होंने तो उसकी शान शौकत और जाह जलाल देख के, रंग हो या खश्तो संग, चंग हो या हरफ सौत, मोजज़ाए फन की है खूने जिगर से नमूद, कतराए खूने जिगर सिल को बनाता है दिल, खूने जिगर की नवा सोजो सरूरो सरूत। मकसद ये है कि जो भी काम आप करते हैं जब तक उसमें खूने जिगर शामिल नहीं करते वो अपनी महराज को नहीं पहुंच सकता। ऐसे ही आप डिस्कस कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं, जब तक मेरी नीयत में शफाफियत नहीं है और मैं जो चाहूंगा कि अपना जो मेरा थॉट है वो मैं कन्वे करूं लोगों को प्रॉपरली, सही बात, तो सच्चे दिल से अगर मैं कर रहा हूं तो उसका असर डेफिनेटली लोगों पे होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो सबसे ये मैं समझता हूँ और वो वाली चीज आप में भी देखी है माशाल्लाह के आप इन्वॉल्व होते हैं। बहुत शुक्रिया। और जब तक इन्वॉल्व नहीं होते किसी चीज में, मैं समझता हूँ कि वो काम करना भी नहीं चाहिए। सही कहा। मेरे पास अक्सर जो आते हैं ना फार्मास्यूटिकल कंपनी के लोग, तो वो अक्सर थोड़े से मुरझाए होते हैं, तो मैंने कहा यार काम छोड़ दो, सख्ती ना अपने बोझ ना डालो अपने ऊपर, तुम अगर तुम इसमें एंजॉय भी कर रहे हो तो छोड़ दो। बिल्कुल सही। तो अभी फैमिली मेडिसिन की आपने बात की बाबर भाई के, बहुत इंपॉर्टेंट ये सेगमेंट है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का। आप कह लेंगे ये रीढ़ की हड्डी है एक किस्म की, अगर हेल्थ केयर में ये फैमिली मेडिसिन नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि होलिस्टिक अप्रोच होती है हम लोगों की। हमने पेशेंट ऑफ ऑल एजेस, ऑल सेक्सेस,
ठीक है ना, डिफरेंट कास्ट रिलीजन, अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स हमारे पास उसने आना है। बिल्कुल। तो हमने उसकी ना सिर्फ ये है कि जिस्मानी सेहत के ऊपर हमने काम करना होता है, हम उसकी बिहेवियरल जो चेंजेस आती हैं उसमें, उसके ऊपर भी काम करना होता है। साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट्स होते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स के, उसको भी डील करना होता है। तो इस तरह एक ये समझे कि इंटीग्रेटेड मेडिसिन, हेल्थ मेडिसिन है जो कि तमाम चीज़ों को इंटीग्रेट कर रही होती है, ना सिर्फ ये एक सॉलिटरी नहीं है। इसमें ये है कि मैं अगर मेरे पास कोई भी चीज़ आ रही है तो मैं उसको चेस्ट के साथ भी रिलेट कर सकता हूँ, उसको रेफर कर सकता हूँ, कार्डियोलॉजी में रेफर कर सकता हूँ, दिल के प्रॉब्लम में उधर रेफर करूँगा, साइकेट्री में मैं कर दूंगा। तो ये एक पूरा कवर करती है ये जो फैमिली मेडिसिन है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में इसके ऊपर इतनी तवज्जो नहीं दी जा रही जितनी कि दूसरे मुल्कों में है। दूसरे मुल्कों में ये इमर्जिंग स्पेशलिटी है, इसके ऊपर बड़ा काम हो रहा है। आप देखें कि जो आपका सेहत का बजट है वो 60-70% जो है वो टर्शरी हेल्थ पे, क्यूरेटिव हेल्थ पे खर्च हो रहा है, क्यूरेटिव हेल्थ पे, और सिर्फ 20%, 30% आपका प्रिवेंटिव हेल्थ पे खर्च कर रहे हैं, जो फैमिली मेडिसिन जिसमें, ठीक है ना। फैमिली मेडिसिन का रोल क्या है? ये प्रिवेंशन है, वैक्सीनेशन है, इम्यूनाइजेशन है। आप छोटे प्रोसीजर जो हैं वो पेशेंट हमारे पास आते हैं, ये क्रॉनिक इलनेस के जो मरीज हैं उनको ऑन गोइंग केयर देते हैं। जैसे अगर कैंसर का पेशेंट है, टर्मिनली इल है, घर में बैठा हुआ है, तो उसको पूरी केयर हमने देनी है, ठीक है। इसी तरह डायबिटीज के पेशेंट रहते हैं, ऑन केयर हम देते हैं, ऑन गोइंग केयर देते हैं। इस तरह आप ये चीज समझें कि होलिस्टिक अप्रोच इनकी है, फैमिली फिजिशियन की बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्ट्रक्चर्ड इन्वॉल्वमेंट हुकूमती सतह पे नहीं है। अच्छा। और एक और जो चीज मैं समझता हूँ कि आप देखें कि मेडिकल कॉलेजेस में जो अंडर ग्रेजुएट जो कॉलेजेस हैं उसमें आप हैरान हो गए ये सुन के कि फैमिली मेडिसिन डिपार्टमेंट नहीं है। अच्छा, ठीक है। जो 70-80% जो लोग हैं फील्ड में जो डिलीवरी कर रहे हैं, तो डिलीवरी कर रहे हैं, उनकी करिकुलम में फैमिली मेडिसिन का नहीं है। इस पे पॉइंट नहीं उठाया गया? इसका पीएमडीसी जो हमारा इदारा है, ठीक है, जो जाहिर है रेगुलेट करता है मेडिकल कॉलेजेस को, ये सारा एंटी टेस्ट में आपने देखा वो सारा पिछले हुआ, फिर वो मेडिकल कॉलेजेस में वो मिस जो डीड्स होती हैं उसको भी वो कवर करते हैं। ठीक है। 2014 में इनका ऑर्डिनेंस आया था। अच्छा, 2014 में। अच्छा, ऑर्डिनेंस ये सी कि जो जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर, ओके, वहां पे फैमिली मेडिसिन डिपार्टमेंट जो है वो बनाया जाएगा, जिसके ऊपर अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। रीजन भी एक रीजन है उसमें, पीएमडीसी में बाद ऐसे सिलसिले मौजूद हैं कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लोग हैं ना वो उनको इन्फ्लुएंस करते हैं कि इसको शामिल ना करें। अच्छा, क्योंकि शामिल करने से क्या होगा, उनके खर्चे बढ़ेंगे। अच्छा, उनको एक अलग डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, जिस डिपार्टमेंट जब बनेगा तो खर्चा बढ़ेगा ना उनका। तो उनके लिए मजबूरी होगी कि जब तक वो मेडिकल कॉलेज नहीं बनाते उनकी वो रिकग्निशन नहीं होगी। सही, ठीक है ना जी। एक वो जो पीएमडीसी उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता जब तक वो पूरी जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो नहीं करते। तो ये एक मैं समझता हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारी जो कॉन्फ्रेंस अभी दिसंबर में इंशाल्लाह होगी लाहौर में, बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिसमें हमने इन चीज़ों को बाकायदा इसमें हमने हाईलाइट कर प्रोग्राम में शामिल किया है। ठीक है, हाँ जी। डॉक्टर शाफिया को थोड़ा मैं एंगेज करना चाहूँगा। डॉक्टर शाफिया, आप किस तरह देखती हैं जो हेल्थ केयर सिस्टम है पाकिस्तान का, इसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है? हमें हेल्थ के सेक्टर में आप कोई भी चैनल इस वक्त ऑन कर लें, सोशल मीडिया देख लें, प्रिंट मीडिया देख लें, कोई ना कोई आए दिन कोई ना कोई मसले मसाइल होते हैं जिसे हम ये कौम जो है ना फेस कर रही है। तो इस डिपार्टमेंट को बेहतर करने के लिए कोई तजवीज़ है? आप क्या समझती हैं कि इसमें बेहतरी के कोई चांसेस हैं? हम किस तरह बेहतरी ला सकते हैं? Okay, thank you so much for inviting me. क्योंकि मैं जब से आई हुई हूँ यूके से, मैं देख रही हूँ कि मीडिया पे हेल्थ के बारे में बहुत कम प्रोग्राम्स हो रहे हैं। पंजाबी जो कहते हैं ना, अन्नी पई है इस हवाले में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हाँ, प्रॉब्लम, लेकिन वही इशू ये है कि सिर्फ प्रॉब्लम जब होती है
तब आइडेंटिफाई होती है। हेल्थ केयर सिस्टम को कैसे इम्प्रूव किया जाए, जिस तरह डॉक्टर्स को बहुत कम बुला के जो है वो मीडिया ऑन एयर करता है कि हमारा चैनल अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, you हफ्ते में एक प्रोग्राम, डॉक्टर साहब आप भी गवाही देते हैं, नाज़रीन देख रहे हैं, हम एक प्रोग्राम हेल्थ पे करते हैं। तो आपको जरूर बाकी लोगों को मोटिवेट करना चाहिए। नहीं, हमारी तो ख्वाहिश है, तमाम चैनल हमारे मुल्क के चैनल्स हैं और सबको अपना किरदार हेल्थ के हवाले से अदा करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि मीडिया इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग पार्टनर इन पब्लिक हेल्थ, और यही इशू है कि अभी तक जो है मीडिया को हम उतना स्ट्रॉन्ग पार्टनर बना नहीं पाए। हमारी भी फॉल्ट है, हेल्थ केयर सिस्टम की भी फॉल्ट है ये कि उनको वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि मीडिया क्या क्या रोल प्ले कर सकता है इम्प्रूव द हेल्थ केयर सिस्टम। और हमारा आल्दो जब कोई रास्ते में डिलीवरी होती है जो है, और तब जो है ना उसको एज ए हाईलाइट किया जाता है मीडिया पे। Although I feel that is also an opportunity कि हम जो है वो मीडिया ना सिर्फ नेगेटिव रोल डॉक्टर्स का जो है वो हाईलाइट करे, बल्कि सारे बैठे डॉक्टर्स को इनवाइट करे, हेल्थ केयर सिस्टम के लोगों को इनवाइट करे, और वी शुड टॉक अबाउट सॉल्यूशंस कि अच्छा ये प्रॉब्लम हो गई, अब क्या क्या सॉल्यूशंस हैं, किस तरह हेल्थ केयर सिस्टम को आगे जो है वो इम्प्रूव किया जा सकता है। एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, और आई थिंक डॉक्टर साहब की जो है बात को मैं एक्सटेंड करूंगी कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम में जो बेसिक फॉल्ट है कि क्यूरेटिव बेस्ड है, कि जब कोई पेशेंट बीमार हो जाता है देन वी स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ दैट पेशेंट। अगर हम उसको होने ही ना दें, उसको इतनी जो है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स डेवलप करें, कम्युनिटी अवेयरनेस और जो है हेल्थ केयर प्रमोशंस करें कि हम उनको बताएं कि हाउ दे कैन प्रिवेंट देमसेल्व्स फ्रॉम डिजीजेस। सो और ये जो है इकोनॉमिक एफिशिएंट भी है, क्योंकि एक पेशेंट को ट्रीट करना इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बजाय इसके कि उसको कुछ हम जो है वो मीडिया के थ्रू या अवेयरनेस टूल्स या प्रिवेंटिव मेजर्स बता दें कि वो बीमारी ना हो, तो वो चीपर भी है। बट अनफॉर्चुनेटली वी नीड सम वेरी एफिशिएंट ब्रेन्स टू थिंक अबाउट दैट। लेकिन फॉर्चुनेटली अब मैं देख रही हूँ कि प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट जो है वो डेवलप हो चुके हैं। दैट इज़ अ गुड थिंग, वी हैव टेकन ए स्टार्ट टू इम्प्रूव द हेल्थ केयर सिस्टम इन पाकिस्तान, लेकिन हमें उसको एक तो उसको स्पीडी करने की जरूरत है, मोर एफिशिएंट। दूसरा ये है कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा फैमिली फिजिशियंस, क्योंकि हमें पूरे हेल्थ केयर सिस्टम में मेरा ख्याल है अगर हम सिर्फ एक काम कर लें कि जो है फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जब पेशेंट बीमार होता है उस और डॉक्टर का जो कांटेक्ट वो करता है, जिसको भी करता है वो क्वालिटी का कर ले, तो हमारी 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अच्छा, बड़ी अच्छी बात की। मैं आपकी तरफ आता हूँ अशरफ साहब, एक चीज़ जिसे समझने की ज़रूरत है इस वक्त, और नाज़रीन अभी सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, कि सबसे पहले तो वो शऊर बेदार करने की ज़रूरत है। इसमें मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपने मीडिया का किरदार, इसके लिए हमारी कोशिशें जारी हैं, और मुख्तलिफ चैनल्स पे अगर कोई लोग करते हैं, मेरी नज़रों से चंद एक काम गुजरे हैं और बड़ी अप्रिशिएट करना चाहिए, और लोग जो करते हैं वो अल्लाह के यहाँ का अजर भी पाते हैं। दूसरी बात ये है कि हमें बेसिक चीज़ें समझने की ज़रूरत है डॉक्टर साहब, वो ये कि हमारे यहाँ जब कोई बीमारी आती है अल्लाह की तरफ से आती है, और फिर शिफा भी अल्लाह ही देता है। हमें जो बेसिक्स है डॉक्टर साहब वो नहीं पता। अगर आंख का प्रॉब्लम है तो हमने किस तरह रुजू करना है, अगर तो हड्डी का प्रॉब्लम है, शुगर का प्रॉब्लम है, मैदे का है, हार्ट का है। मैं हमेशा से ये कहता हूँ, जब डॉक्टर साहब आए मैंने तभी इस पॉइंट को हाईलाइट किया कि हमें फैमिली फिजिशियन के लिए, खुदारा एक फैमिली फिजिशियन होता है आपका जिस पे हम बिलीव करते हैं अल्लाह के बाद, और अल्लाह ने उसके हाथ में बड़ी शिफा रखी होती है। उड़ते वैसी विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट गड़ी नुकड़ा दे भी डॉक्टर आगे ने कईयों पे क्वेश्चन मार्क है, और आपने उसका बड़ा अच्छा सोल्यूशन बताया था। मैं चाहूंगा उसको जरा रिपीट भी आज आप करें कि हम उसको किस तरह जाके बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं आया कि इसकी डिग्री सही है या ये जाली है। उसके लिए क्या करना है डॉक्टर साहब जरा बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ। ये जरा मैसेज सुन लें, फिर मैं अपना सवाल की तरफ आऊंगा। अक्सर ये होता है कि क्लिनिक खोले होते हैं, बहुत बड़े आलीशान बनाए होते हैं, हम ये नहीं कहते सारे फेक है। हाँ, तो उसमें कोई भी शख्स बैठा हुआ है, ठीक है। अभी जो पेशेंट जाएगा वो बेचारा ऑलरेडी मासूम बंदा है, ट्रबल में है, तकलीफ में है, मुश्किल में है। वो इस हालत में होता है कि समटाइम्स उसके लिए इतना इजी नहीं होता कि रिकॉग्नाइज करे, डिफरेंशिएट करे। सबके पास है जदीद मोबाइल है, उसमें हमने करना क्या है? देखिए सिंपल सी बात है, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, ठीक है, ये लिखे अपने, ठीक है, जो है गूगल पे, ठीक है, गूगल पे लिखे, उस पे लिखे, या पीएमडीसी सिंपल लिख दें, पीएमडीसी पीएमडीसी, उसके ऊपर कुछ साइट्स खुल जाएंगी। खुल गई। एक साइट पे लिखा होगा प्रैक्टिशनर सर्च, ठीक है,
वो उसको खोलें आप, ठीक है। उसके ऊपर आ जाएगा डॉक्टर, हाँ उसमें आपने पीएमडीसी नंबर लिखना है, ठीक है जी। ये कंपलसरी है, ये पीएमडीसी की तरफ से भी है और हमारा जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन है उसकी भी हदायत हैं कि अच्छा। हर डॉक्टर जो है ये पीएमडीसी नंबर अपना क्लियर वादे तौर पे लिखे, क्लिनिक्स में लिखे, अपने जो लेटर हेड्स हैं उसके ऊपर लिखे। जो भी देखें, अगर एक बंदा है जो है उसने अपने 25 साल जाया किए हैं और पढ़ के और डॉक्टर बन के, और उसके बाद अगर वो अपना नाम नहीं लिखेगा, क्लिनिक पे नहीं लिखेगा या पैड नहीं देगा, तो इट मींस कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद इट। ठीक है ना। कोई भी ऐसा काबिल शख्स, कहने का मकसद डॉक्टर साहब का ये है कि जिसको अल्लाह ने अता की है, वो तमाम मेहनत जो 25 साल की, जैसे डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे हैं, या 26 साल की है या 20 साल की है या इससे ऊपर है, वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि वो लेटर पैड पे, तो वो जिस पे आपको वो नुस्खा देता है, जैसे प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं, अपने जो उसको अल्लाह ताला ने एजाज़ात दिए हैं उसको उसके ऊपर नहीं रखेगा, या अपने उस बोर्ड पे जहां से आप एंटर होते हैं और उस डॉक्टर को रुजू करते हैं, अगर वो ये नहीं लिखता तो आपका हक बनता है कि आप उसको पीएमडीसी में जाके, जिस तरह डॉक्टर साहब ने तरीका बताया, उसको सर्च करें और देखें कि आया इस डॉक्टर की वो डिग्री सही है या जाली है। इसमें थोड़ा सा मैं ऐड भी कर देता हूँ, जब आप पीएमडीसी नंबर लिखेंगे, जी। डॉक्टर का नाम, उसके वल्दियत और वल्दियत भी डॉक्टर साहब, डॉक्टर का नाम, उसकी वल्दियत और वल्दियत आएगी, एंड सेकंड उसके एंड पे लिखा होगा डिटेल। अच्छा, वो डिटेल को जब क्लिक करेंगे तो डॉक्टर साहब की तस्वीर आ जाएगी, ओके, पिक्चर आएगी, फोन की करना है, और पिक्चर के बाद उसकी डिग्रीज आ जाएंगी। ओके। अच्छा, डिग्रीज का बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं अच्छा, डिग्री इतनी ज्यादा लिखी हुई थी, फिर उतना लिखी हुई, वो भी गलत है, वो भी गलत। वो डिग्रीज जो पीएमडीसी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, डॉक्टर साहब कर भी जाते हैं, माफी के साथ कुछ कर भी देते हैं, अल्लाह ताला, हम क्या करें, मासूम लोग इस तरह। इसके लिए मेरा सवाल वही आ गया, ये तो आपको एक हमने चेक एंड बैलेंस बता दिया, लेकिन मेरा सवाल आपका जवाब लेकर मैं ब्रेक पे जाऊंगा कि डॉक्टर साहब इस वक्त कितनी जरूरत है अशद कि हमें फैमिली फिजिशियन के साथ अपना जो सिलसिला है, जो राब्ता है, अल्लाह ना करे किसी को डॉक्टर की जरूरत पड़े, मैं रिस्पेक्ट के साथ कह रहा हूँ, आप भी तो यही दिल में दुआ करते हो, लेकिन आपका जुड़ा हुआ सिलसिला है देना, लेकिन अल्लाह ना करे, मैं प्रोग्राम के आगाज से हमेशा दुआ देना कि अल्लाह इस बीमारियां तो तकलीफों तो हमें दूर रखे, लेकिन तरीका ये कि फैमिली फिजिशियन ही आपको बताएगा, अगर खुदा न खासा आपको दिल का अर्जा है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है या शुगर है या बाकी दूसरी बीमारी है, तो वो आपको अच्छी जगह रेफर करेंगे। ये एक अच्छे काबिल डॉक्टर से बेहतर, आपके फैमिली फिजिशियन से बेहतर और कोई नहीं बता सकता। जी, बहुत जबरदस्त बात की है, फैमिली फिजिशियन जो है वही रेफर करेगा। जैसे एक बंदे ने कराची जाना है, हाँ जी, उसको आप भेज देते हैं रावलपिंडी, हाँ जी, उसको आप पेशावर भेज देते हैं, हाँ जी, ठीक है, सही है, गलत लाइन पे लगा दिया, नंबर उठ के मार रहे हैं भाई, तो सीधा तो चला जा, उसका काम ही उल्टा हो गया ना, सारी चीजें तो सीधा तू। यही चीज इसमें है कि जो जिस तरफ जाना है, जो स्पेशलिटी की तरफ जाना है पेशेंट ने, उसको फैमिली फिजिशियन, वो भी जो काबिल फैमिली फिजिशियन। अच्छा, फिर उस फैमिली फिजिशियन की भी एक जिम्मेदारी बन जाती है ना डॉक्टर साहब, कि वो अपने उस पेशेंट को, अपने उस रेगुलर पेशेंट को जिसका वो फैमिली को देख रहा है, उनके पूरी मेंबरान को जो घर के अफराद है, उनको फिर उस तरह रेफर किया जाए। मैं तो ये चीज समझता हूँ कि मेरे पास अगर कोई पेशेंट आता है तो वो एक मासूम एक शख्स मेरे पास आए, वो मुझे पता नहीं क्या कुछ समझ के मेरे पास, सही बात है, ठीक है, उसको इल्म नहीं है, उसकी मासूमियत का गलत फायदा उठाना जो है वो तो उससे बड़ी ज्यादती कोई नहीं है। बिल्कुल आप अल्लाह की मखलूक के साथ ही अगर करते हैं, अल्लाह ताला इंसाफ करने वाला है, देखने वाला है, बेशक। हर बंदे के दिल में अल्लाह मौजूद है, इसमें कोई अगर आप उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं, उसको गलत मशवरा दे रहे हैं, इट मींस आप अल्लाह के साथ, बिल्कुल वो जाहिर है, और अल्लाह से कोई चीज छुपी, अल्लाह दिलों के हाल को बेहतर जानता है। और यही चीज मैं समझता हूँ कि हमारा बिल्कुल सही, अवाम के ऊपर जो एतमाद है ना डॉक्टर का, वो कम होता जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ब्रेक पे जा रहा हूं, ब्रेक के बाद दो और बड़े काबिल तरीन डॉक्टर्स ने, उन्होंने, मैं बहुत मशहूर, उन्होंने अपना कीमती वक्त कढ़िया इस वक्त उस मौजूद ही बड़ी पिछले दिनों नाज़रीन तुसीं जानते हो कि इत्थे पंजाब के अंदर असीं एक बदतरीन चीज़ का सामना कर रहे हैं जिन्होंने स्मोक कहते हैं। स्मोक के हवाले नाल ज़ाहिर है चेस्ट नाल रिलेटेड बहुत सी बीमारियां जन्म लैंदियां और स्पैशली सर्दियों के अंदर दमे के प्रॉब्लम सामने आते हैं, साह लेने च, और कुछ लोग बिल्कुल ही कुछ ऐसी मेडिसिन ते चले जाते हैं जिन्हों का उन्होंने उस प्रॉब्लम में कोई ताल्लुक नहीं होता। खुदारा काबिल डॉक्टर इसलिए होंगे ने कि तुसीं उन्होंने उस नुस्खे ते अमल करो जो उन्होंने दिता होंदा है, जो 2 या 3 साल पुराना नुस्खा है,
पता नहीं फीस ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾयद इसलिए घबरा जाते हैं ये बातें फैमिली फिजिशियन दी बड़ी घट फीस बड़ी घट है लेकिन क्यों ऐसा करते हैं और क्यों अपने हेल्थ के साथ खेलते हैं डॉक्टर साहबान ने सानू ज्वाइन किया है मेरे नाल मौजूद ने डॉक्टर एजाज नासिर साहब आप हेड ऑफ चेस्ट डिपार्टमेंट है गुलाब देवी हॉस्पिटल डॉक्टर शाहिद शहाब साहब आप फैमिली मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं जी मैं अपने मोहतरम मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम कहना जी और प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ डॉक्टर साहब मैंने अभी न जिक्र किया इससे पहले कि मैं जनाब की तरफ आऊँ मेरा थोड़ा सा रुख आपकी तरफ होगा अभी पिछले दिनों हमने ना सामना किया बल्कि सिर्फ इस रीजन ने नहीं पूरी बेल्ट ने अगर आपने देखा हो तो एक बदतरीन स्मोक का हमने सामना किया जहाँ पे हमें फॉग के साथ मिक्स हुई एक ऐसी चीज़ जिसको हमने पहले तो एंजॉय किया पिछले 1-2 सालों 3 सालों में उसके बाद हमें पता चला ये है क्या तो वो जो एक लज्जत थी जो खूबसूरती थी सर्दी की वो कहीं मांद पड़ गई और हुआ ये कि उसके नतीजे में खुद मेरे बच्चे भी बीमार हुए और बहुत बहुत बच्चे बड़े बुजुर्ग हमारी वो बहनें जो वर्किंग वुमेन्स हैं बाहर निकली हमारे वो मर्द हजरात जो घरों के अकेला वसील हैं हमने ओवरऑल अपनी सोसाइटी में देखा कि बीमारियां हमें नजर आई वो चेस्ट से रिलेटेड रही आंखों से ओवरऑल हमने देखा कि तबीयत में चिड़चिड़ापन भी हमने महसूस किया तो ये जो मौसम की बीमारी है ये सांस के थ्रू इसके कितने असरात होते हैं इंसानी सेहत पे और ये कितने हद तक असर कर सकती है हमारी सेहत के ऊपर क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल जारी है आपसे बेहतर वो कोई नहीं समझ सकता आप मुझे बताइए नासिर भाई कि इसको हम किस तरह देख रहे हैं और इस पे काबू कैसे पाया जा सकता है जी सर बहुत बहुत शुक्रिया बाबर साहब सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका और आपके मैनेजमेंट का कि आपने हमें इनवाइट किया सर स्मोक जो है ना एक्चुअली ये एक इमर्जिंग प्रॉब्लम है जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि जो बहुत डेवलप्ड कंट्री हैं लाइक अमेरिका लाइक यूके चाइना ठीक है इंडिया नेबरिंग कंट्रीज में ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम बड़ा मसला बन के ना इमर्ज हो रहा है जी अगर हमने इस पर कंट्रोल ना पाया तो इसके नतीजे में हमें काफ़ी भयानक किस्म का नतीजा आपकी कथा कलामी हो रही है हम इसके जो कह लें कि ना इसके मुतासिर होने वाली जो 10 कंट्री हैं उनमें से हमारा नाम है और इसको मुतासिर करने में हम कहीं भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं सिर्फ नाज़रीन की आगाही के लिए बता रहा हूँ इसकी जो बर्बादी है उसमें पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है ये वो कंट्रीज हैं जो वावेला ज्यादा डाल दिया ने उन्हों का हिस्सा है जो खमियाजा पाकिस्तान की भुगत रहे हालांकि पाकिस्तान का जी कोई किरदार नहीं जी सर ओवर टू यू बुनियादी तौर पे जी स्मोक है की है हाँ हुण मजा आया जी हाँ जी हुण पंजाबी तुसी बड़ी तड़का लाया हाँ जी है की हुण दसो मैनू स्मोक जी एक्चुअली नाइट्रोजन ऑक्साइड सल्फर ऑक्साइड ओजोन ਤੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲੇਟ के ਜ਼ਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਨ ਪਾਰਟੀਕੂਲੇਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਜਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਜ਼ਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਚ ਮੇਜਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਫਿਊਮਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਹੀਕਲਸ ਦੇ ਫਿਊਮਸ ਜਾਂ ਫਸਲਾਂ ਕੋ ਜੰਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਫਿਊਮਸ ਹਵਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਨਲਾਈਟ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਓਕੇ ਉਹ ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਚੁੱਕੇ ਇਨਹੇਲ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜੋ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਚੈਸਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੈਸਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਚੈਸਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਚੁੱਕੇ ਬੀਇੰਗ ਚੈਸਟ स्पेशलिस्ट ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ प्री मैच्योर जो बच्चे हैं बच्चों के लो वेट बच्चे पैदा होते हैं उसमें अच्छा और उसके बाद बच्चों में बाइफिडस स्पाइना बाइफिडस होता है जिसमें के स्पाइन की एबनॉर्मेलिटीज हैं वो पैदा होती है बर्थ डिफेक्ट्स जो है ना ठीक है और लो वेट इसमें वो पैदा होते हैं ओके अब चेस्ट जो है जी वो तो इससे मेन इफेक्ट होती है अगर आप यहाँ से इसको शुरू कर लें स्किन हुई आंखों में इरिटेशन हो गई नाक में साइनोसाइटिस हो गया उससे नीचे चले जाएं फेफड़े आ गए और फेफड़ों में खास तौर पे सीनियर सिटीजन्स ठीक है और छोटे बच्चे जिनकी कुव्वत मुदाफ़त कम होती है ठीक है अगर खुदा ना खासा किसी पुरानी बीमारी की वजह से जैसे शुगर है या और कोई पुरानी बीमारी है तो जो टीबी है तो उनकी कुव्वत मुदाफ़त बिल्कुल ही कम हुई होती है तो उनको ये फटाफट पकड़ लेते हैं। अच्छा वो लोग जिन पे आप कह रहे हैं ऑलरेडी अटैक्स होते हैं उनकी कुव्वत मुदाफ़त कम हुई होती है वो कम हुई होती है उनके लिए तो बहुत ज्यादा उनके लिए बहुत ज्यादा ये खतरनाक है नुकसानदेह ठीक है जी। तो अब इसमें जी बच्चों में अस्थमा बड़ों में हम इसे सीओपीडी कहते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कहते हैं ठीक है एम्फाइसीमा ब्रोंकाइटिस ये उसमें इमर्ज करते हैं ठीक है। अब होता क्या है कि ये बजाते खुद तो सांस का फूलना कोई इतनी बड़ी अपनी जगह पे एक संगीन बीमारी जरूर है लेकिन इसके नतीजे में क्या होता है कि आपके दिल को ज्यादा काम करना पड़ता है ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचानी पड़ती है अल्टीमेटली हार्ट फेलियर में जाता है और वो डेथ्स की तरफ माफ कीजिएगा अल्टीमेटली आप कह रहे हैं हार्ट फेलियर की तरफ जाता है बंदा खतरा है जी और उसके नतीजे में डेथ रेट बढ़ जाते हैं
ये चेस्ट से मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ कि ये रेशो पाकिस्तान में क्या है तो आप बता पाएंगे? सीओपीडी की जी जो रेशो है, इसमें सीओपीडी के मुताबिक। अच्छा, उसमें 3 to 5% रेशो है पाकिस्तान में। अगर आप ओवरऑल डिजीज निकालें तो जो कि एक बहुत बड़ी है, और ये एक आप हैरान होंगे कि ये रेशो एवरी डे बढ़ रही माय गॉड। है। मेरा जो यूनिट है, अगर आप इजाजत दें, इंक्रीज हो रही है, ये इंक्रीज हो रही है, और मेरा जो यूनिट है, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं ऐड करूं, जो अस्पताल में है, मेरे पास कोई तकरीबन 250 पेशेंट है, तो उसमें 30 to 40% पेशेंट सीओपीडी के पड़े हुए हैं। मैं तो जब शुरू में मैंने एमबीबीएस किया था ना सर, तो जो टीबी होती थी 90% होती थी और सीओपीडी होती थी 10%। ठीक है। अब सीओपीडी और ये चेस्ट की जो दूसरी बीमारियां हैं वो आ गई हैं 40-50%, और टीबी जो है ये लो साइड पे चली गई है। अब टीबी बज़ाहिर हमें इसलिए ज़्यादा लगती है क्योंकि एक बीमारी होती है, उसको इंसिडेंट्स कहते हैं, कि जल्द जैसे डायरिया हो गया, निमोनिया हुआ और ख़त्म हो गई। चले वो तो ठीक है, मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ये टीबी इसलिए ज़्यादा नज़र आती है कि उसका मरीज ज़्यादा देर तक जिंदा रहता है और माशरे में मौजूद होता है, उसकी यानी कि इंसिडेंस उसका काम है, प्रेवलेंस ज़्यादा है। ओके। यानी कि सोसाइटी में मौजूद ज्यादा है, लेकिन इंसिडेंस कम हो रही है। ठीक है। जबकि सीओपीडी जो है, इसमें तो यह कि इसका इंसिडेंस भी ज्यादा है, प्रेवलेंस भी ज्यादा है। मतलब दोनों दोनों फैक्टर हो रहे हैं। तो ये एक बड़ा लम्हा फिक्री है, अलार्मिंग है उसमें, और इसकी हमें अभी से तैयारी करनी है। अगर हम नहीं करेंगे तो अल्लाह रहम करे, मैं इस चीज आपको इमेजिन करें कि हाँ 10वां पेशेंट अगर आपका इसका मरीज होगा तो हम कहाँ पे? मुझे बताइए, मैं एक बड़ा सिंपल सा सवाल, एक दूसरे लगन ली है नहीं, सीओपीडी देखो, सीओपीडी के बारे में एक बड़ा अहम सवाल लास्ट टाइम भी हमने किया था, डॉक्टर साहब मौजूद थे। सीओपीडी पहले मैं एक दो फिर पूछ रहा हूँ, क्या ये लगती है एक घर में अगर वालिद को या वालिदा को या बच्चों में किसी को, तो आप समझते हैं को लगेगी किसी को? नहीं लगेगी। अच्छा, नहीं वो नहीं लगेगी पहले वाले। अच्छा, अब हमें अगर दमे के पेशेंट को देख लें तो इस वक्त जो आगे अभी तो स्मॉग गई है, आगे फॉग भी आ रही है, यानी धुंध जिन्हों कहने हैं, जिन्हों ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੇ ਆ, कोरा भी है, धुंध भी है, पिंडा थावां च बड़ी, पंजाब दे ਤੁਹਾਨੂੰ पता है बेल्ट च बहुत ज्यादा है, तो लाहौर शहर के अंदर, फैसलाबाद, हर जगह देख लो, पंजाब के अंदर ਤੁਹਾਨੂੰ नजर आएगी। इसका इंसानी सेहत पे क्या असरात होगा नेगेटिव, इसका और इसके बचने के लिए क्या करेंगे? इसमें देखिए, आपने फॉग और स्मॉग में फर्क ये है कि फॉग में ये जो ये जो केमिकल्स होते हैं वो कम होते हैं, होते जरूर है, यानी होना उसका लाजमी है, होना है। अच्छा। लेकिन जो ये स्मोक है, इसमें जो दूसरे जो पार्टिकुलेट्स मिलके, ठीक है, और प्राइमरी पोल्यूशन और सेकेंडरी पोल्यूशन मिलके इसको स्मोक बनाती है। ठीक है। इसलिए स्मोक के असरात ज्यादा ड्रास्टिक और सीवियर हैं, ज्यादा शदीद हैं, लेकिन दूसरे के उसके भी हैं और उसको भी हमें उतनी ही एहतियात की जरूरत है। और उसमें बच्चों में खास तौर पे अगर आप देखें तो बच्चों में नमूनिया के केसेस उसमें बहुत ज्यादा आप देख रहे हैं। इस वक्त बहुत से बच्चे, वो लोग जिनको जो अपने हालात के मुताबिक, जिनको जितनी चादर अल्लाह ने अपनी ताकत के मुताबिक, वो बच्चे कोई बसों पे ले जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल पे लेके जा रहा है। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि उस वक्त मैं कई जगहों पे मेरी नज़र भी पड़ती है और मेरे दिल में सवाल आता है, और कई बार मैंने कईयों को रोक के भी बात की है कि थोड़ा बच्चे को, अगर पीछे बच्चा नहीं तो पीछे बिठा ले या उसको प्रॉपर कवर कर ले। बिल्कुल सही। आपको नहीं लगता कि बच्चों को बिल्कुल ओपन बिठाया होता है, कईयों के मुंह भी कवर नहीं होते, गला भी कवर नहीं होता, और कईयों ने, आप यकीन कीजिए, ना होने के बराबर जैकेट या स्वेटर पहना होता है। मैं सर इसको इस तरह कहूंगा कि ये, और शदीद ठंड, डॉक्टर साहब सुबह का टाइम, देखिए सर मैं आगे बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ, ये पॉलिटिकल कमिटमेंट चाहिए हमें यहाँ। अच्छा। मैस मीडिया लेवल पे इसकी कैंपेन होनी चाहिए। अच्छा। इतना हमें शऊर उजागर करना पड़ेगा, ठीक है, कि बच्चों को, वो तो बड़े नाजुक होते हैं ना सर, और कोई माँ बाप ऐसा है ही नहीं जो अपनी औलाद से प्यार ना करे। बिल्कुल ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है ना। हम ये नहीं कहते आपको बेतहाशा प्यार है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल करके इस वक्त दिखाना है आपने, जिस वक्त आप उसको बाहर लेके जा रहे हैं। उसको नॉलेज नहीं है ना जी। ये उस माँ की और उस बाप की कितनी जिम्मेदारी हो जाती है जब स्कूल के लिए बच्चा जा रहा है, जब लेके जा रहा है। असल में बात ये सर कि जब तक कहते हैं ना जी, आपको जब तक इल्म ना हो, अगर आपका दिमाग को नहीं पता तो आंखें नहीं देख सकती। आपके सामने भैंस खड़ी है, आपने कभी भैंस देखी नहीं, आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि भैंस है? ठीक है। वो चूंकि लाइलम है, जब तक उनको उनका शऊर उजागर नहीं करेंगे कि ये इतना नुकसानदेह होगा, तो उतनी इससे पहले मैं डॉक्टर शाहिद साहब से जाऊं, मुझे सिर्फ इतना बता दें इसी सवाल से रिलेटेड, अगर खुदा न खासा उस बच्चे को उस हवा लगने से क्या वो फेस कर सकता है, किन प्रॉब्लम को देखना पड़ सकता है उस बच्चे को, और पूरी फैमिली किस तरह, खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, डिस्टर्ब हो सकती है? इसमें जी सबसे सीवियर तो निमोनिया है,
ओह माय गॉड। कान के बीमारियां काफी हो सकती हैं। ठीक है। फ्लू तो आम सी बात है वो तो आम जिसमें है। साइनोसाइटिस है। अच्छा। लेकिन जो इसमें ज्यादा लीथल है यानी कि जानलेवा है उसमें निमोनिया है बहुत ज्यादा है। और कान की बीमारी जब कान में होती है तो वहां नहीं जाती, वहां से फैल के तो आगे जाती है। तो आपने ये सिर्फ बताने का मकसद ये, अल्लाह ना करे आप पर कोई ऐसा वक्त आए, आपने सिर्फ थोड़ा सा केयर करनी है। कोई माँ बाप अपने बच्चे ज्यादा बढ़कर नहीं प्यार करता, अपने बच्चों से सभी प्यार करते हैं, लेकिन थोड़ी सी केयर और थोड़ा सा एहसास जो आपको उस वक्त, आप बहुत सी टेंशनों में होते हैं हम लोग, लेकिन उससे बड़ी टेंशन अल्लाह ना करे अगर बच्चे को निमोनिया हो तो किसी माँ बाप के लिए से बड़ी नहीं है, थोड़ी सी केयर जरूरत है। मैं सॉरी जी आपकी एक बात काटूंगा, हमारी गवर्नमेंट ने डेंगू पे बहुत पैसे लगाए, ठीक है, क्या थोड़ी सी डेथ हो गई, ठीक है, बड़ा मोहलक बीमारी है इसलिए कि नजर आती है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा डेथ जो निमोनिया से होती है जिसको हाईलाइट नहीं किया जाता, वो हमें मैस मीडिया पे कम्युनिकेशन पूरे मैस लेवल पे हमें उसको उजागर करने की जरूरत है शऊर। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो डेथ रेट्स जो टॉल्स है वो सब कहीं ज्यादा है, वो कहीं ज्यादा निमोनिया के पेशेंट्स की कहीं ज्यादा है, हेपेटाइटिस का रेट कहीं ज्यादा है, टीबी का रेट कहीं ज्यादा है, जिसके लिए हम साइलेंट बैठे हुए हैं, और जो हमें चंद 100 पेशेंट मरते हैं उसके लिए पूरा पाकिस्तान, हालांकि वो भी एक अलमिया है, वो भी उसको जरूर करना चाहिए, उसको भी हमें करना चाहिए, लेकिन साथ साथ जिस तरह डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं, हमें डॉक्टर एजाज नासिर साहब इन नाजुक पहलुओं पर भी नजर रखनी पड़ेगी। मैं डॉक्टर साहब पूछना ये चाहूंगा, आप खुद माशाल्लाह फैमिली फिजिशियन स्पेशलिस्ट हैं, इसको जरा करीब करके जवाब दीजिएगा। मैं आपके आने से पहले डॉक्टर अरशद हवाई साहब पे ना ताबड़तोड़ जिन्होंने कहते हमले कर रहे सा हूं ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਰੁਕ ਗਿਆ। डॉक्टर साहब ये जो प्रिस्क्रिप्शन, बड़ा मैं डिफरेंट सवाल करूंगा आपसे, जिन्होंने नुस्खा कहते हैं असं संभाल के रख लेने 6 महीने पहले, साल पहले, ज्यादा चलो 1.5 साल पहले भी, मैं आपको ऐसे लोगों को जानता हूं जो 2-2 साल पुराने नुस्खे इस्तेमाल करते हैं, कई दफा वो सेहतयाब भी हो जाते हैं, कई दफा तो इन्होंने लेने देने पै जाते हैं, वो ये कहते हैं यार क्या जाने की जरूरत, पिछले साल गया सा सेम प्रॉब्लम सी, साडे फैमिली फिजिशियन ने यही किया सी, तू भी यह खा ले, तू भी यह खा ले, उस पर काम करते हैं, और ये सेल्फ मेडिकेशन शुरू हुई है। तो अगर यही शुरू हो गई है तो फिर आप लोग का क्या काम? देखो ये गल है वे कि सब तो जरूरी चीज़ है कि डॉक्टर का जो रोल है ना जी, दवाइयां तो मेडिकल स्टोर तो भी मिलदियां ने, ते वरना मरीज जो ना मेडिकल स्टोर तो करीब कर लीजिए जी, वरना मेडिकल स्टोर तो लेके खा ले, ठीक है। और आपको कथा कलामी हो रहे हैं कर रहा हूं मैं आपको कि मेडिकल स्टोर वाले भी तकरीबन डॉक्टर बने हैं, वो खुद ही बताते हैं, अल्लाह हिदायत दे हम लोगों को, हमें खुद शऊर ये पैदार होना चाहिए, ऐसे जाके पूछ रहे दर्द हो रही की खाइए, आगे वो डॉक्टर बन के कह रहे नहीं ये ले लो, ये ले लो आप, मैं आपको सच कह रहा हूँ। और ये रवैया भी अच्छे मेडिकल स्टोर कभी आपको इस तरह नहीं कहेंगे, लेकिन गली नुकड़ा जड़े मेडिकल स्टोर ने और जड़ा है ना मेडिकल स्टोर तो डॉक्टर ही चाहे फर्क है, दवाइयां तो उहदे कोल मौजूद ने, साडे क्लिनिक ते भी मौजूद ने। मैं पंजाबी च गल करो, मैं तो कहना पोड़ा ते काठी कीमे वाले पराठे कर दो पंजाबी, उर्दू च बड़ी गल्लां नहीं मैं तो कहना मजा आ गया, साडे पिंडां थावां ते भी वेख रहे ना सारे लोग, ताकि इंग्लिश दा मैडम ते पा देने बोझ, ताकि उर्दू कहना ते पाने पंजाबी इत्थे पा ले, ताकि आम पब्लिक जेहड़ी है साडी गल समझ सके। बिल्कुल जी, अच्छा जेड़ा आम बंदा भी समझे, ठीक है जी। गल है कि दवाइयां ते मेडिकल स्टोर भरे पए ने, किसी भी तुसीं मेडिकल स्टोर ते चले जाओ, उनको नज़ले जुकाम बुखार दी दवाई दे वो दे देगा, फिर डॉक्टर को जान दी की लोड़, सही गल, असल गल है समझन दी लोड़, ठीक है। वो हाल है कि जिन्हें नुस्खा संभाल के रखे है या प्रिस्क्रिप्शन ते ਉਹੀ दूसरे अगे टोड़ दिंदा कि भी तू भी कर ले, मैंने इधर बड़ा फायदा होया, या दोबारा उन्हें मसला होता फिर वही खा ले। मुझे याद है अच्छी तरह डॉक्टर साहब आपके इसी सवाल को, मैंने अरशद साहब से ना लास्ट टाइम और 1-2 काबिल डॉक्टर इनके साथ और बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि बाज़ औक़ात नाज़रीन कुछ दवाइयाँ आपस में क्रॉस हो जाती हैं, उनकी आपस में मैचिंग नहीं होती, ये सिर्फ एक काबिल डॉक्टर ही बता सकता है कि इस वक्त आपकी बॉडी का कौन सी दवाई की रिक्वायरमेंट है और कितनी डोज लेनी है आपने, और वो डोज किस डोज के साथ आप दूसरे पेशेंट को आप रेफर कर देते हैं, वही दवाई दे देते हैं, और आप घर के अंदर एक डॉक्टर होता है ना जी, उन्होंने फोन भी आ रहे होंगे ने, घर के अंदर एक डॉक्टर होता है, हालांकि उन्होंने डॉक्टर तो पता ही नहीं होता, ABC नहीं पता होती, खानदान के फोन आ रहे होंगे, बीमार हो गया पुत्र नूं की दवा, धी नूं की दवा, वो बता रहा होंगे दे दो, ये जो अमल है ये किस हद तक खतरनाक हो सकता है? तो बात ये है कि डॉक्टर का जो रोल है ना वो ये होता है कि वो सिलेक्ट करे किस मरीज को किस दवाई की जरूरत। फॉर एग्जांपल अगर इन्फेक्शन है तो उसे पता होगा कि कौन से लाइकली ऑर्गेनिजम्स हैं, कौन से जरासीम, खास किस्म के जरासीम है, किसका इम्कान ज्यादा है, और उसके लिए मखसूस वो एंटीबायोटिक देगा। ठीक है। नंबर 2 ये है कि डॉक्टरी इस चीज का हमने जो अपने इल्म और तजर्बे से हासिल किया है वो ये होता है कि हर एज के लिए डिफरेंट मेडिसिन है, तो किस एज में कौन सी दवाई देनी है, अगर बुढ़ापा है तो उसमें कौन सी देनी है, अगर उसे कौन सी देनी है, अगर हामला खातून है
अच्छा हाँ जो मां बनने वाली है जी ये बड़ा जरूरी है जी जिन्होंने अल्लाह मां बनाने लगे उन्होंने कई दवाइयां मना होंदियां ने खुदारा उत्ते दवाइयां दे उत्ते भी लिखा होता है लेकिन नहीं पढ़ सकते बहुत सी दवाएं प्रॉब्लम है जैसे मैदे का मरीज है अगर हमने कौन से फॉर एग्जांपल दर्द की दवाई नहीं देनी तो कई पेन किलर्स आप नहीं देते उनको क्योंकि मैदे का पेशेंट है किडनी प्रॉब्लम है तो उसको कौन सी दवाई नहीं देनी तो हमारा रोल यही है कि हम देखें कौन सी दवाई एप्रोप्रिएट है मुनासिब है किस मरीज के लिए ठीक है तो अगर इसलिए डॉक्टर के बगैर इसी चीज का नाम डॉक्टरी है कि सिलेक्शन ऑफ ड्रग कौन सी दवाई किस पेशेंट को देनी और जैसे आपने कहा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको डॉक्टर की जुबान में कहते हैं ड्रग इंटरेक्शन ठीक है बहुत सी दवाएं इकट्ठी नहीं दी जा सकती आम मरीज को तो नहीं पता या मेडिकल क्रॉस ना हो जाए नहीं पता उसे ड्रग इंटरेक्शन कहते हैं आपस में इंटरेक्ट करती हैं कुछ दवाइयों का इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ा देती है ब्लीडिंग हो सकती है कुछ दवाइयों का इफेक्ट कम कर सकती है उसकी एक मिसाल है कि जैसे फैमिली प्लानिंग की या मनसूबाबंदी की अद्वियात कोई खातून इस्तेमाल कर रही तो बाज़ दवाएं अगर उसके साथ दे दी जाए तो वो उसका असर कम हो जाएगा और चांस है कि वो प्रेग्नेंट हो जाए एंटीबायोटिक अगर दें उनके साथ इसी तरह बहुत सी दवाएं हैं जो तो वो तमाम चीजें आप सुन रहे हैं जो काबिल डॉक्टरों का पैनल बैठा हुआ है वो यही बताने की कोशिश कर रहा है असी उन्हां दवावां तो परहेज करिए जिहड़ी डॉक्टर दे नुस्खे तो बगैर ने कोई इस्तेमाल करो जब तुसी डॉक्टर को जाओ और नुस्खे ते लिख कर दें और उसने ते अमल करो अपने घर के अंदर आप डॉक्टर बनोगे तो नुकसान रहोगे मुझे आप एक चीज बताइए मैं आप ब्रेक पे जाऊंगा डॉक्टर साहब कि आपने माइक दीजिएगा इनको अच्छा डॉक्टर साहब काफी समझ गए नर्शद साहब फौरन तुसी स्विच कीता है रेगुलर प्रोग्राम करने का भी बड़ा फायदा है डॉक्टर शाफिया साहब आप ये बताइए कि अभी आपने कुछ वाकयात अभी आप ब्रेक में जिक्र भी कर रही थी कि वो बड़ा अफसोस होता है हम आपको पाकिस्तान की मोहब्बत खींच के यहाँ लाई और मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपकी इस मोहब्बत को आपके इस प्यार को अपने वतन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये वतन तो है ही बहुत प्यारा और इसमें बेपनाह टैलेंट है इसमें भी कोई शक नहीं आजमाइशें ज़रूर है अल्लाह ने चाहा तो ये आजमाइशें ख़त्म हो जाएंगी ये जो हम अक्सर देखते हैं ट्रैफिक हादसात के साथ साथ एक एक उजागर हुआ है वाकया कि वो आप देखती हैं कि प्रेगनेंसी हो जाती है डिलीवरी हो जाती है कभी रिक्शे में कभी वैगन में कभी चलती गाड़ी में ट्रैफिक बंद है 100 तरह के प्रॉब्लम्स आपको इस पता है मुल्क में चल रहे हैं इसको आप कैसे देखती हैं या ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है पब्लिक हेल्थ का हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे पहले कि पाकिस्तान के हेल्थ केयर सिस्टम को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है एक्चुअली एक कंपोनेंट हम हमेशा मिस करते हैं कि एक तो हेल्थ स्ट्रक्चर हम बनाते हैं ठीक है दूसरा एक कम्युनिटी एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है जब तक हम उसको एम्पावर नहीं करेंगे जब तक वो खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं मिसाल के तौर पे लाइक फॉर एग्जांपल के वो जो एक ये तो एक इंसिडेंट है ठीक है मिसहैप हो गया कि वो स्टक हो गए राइट नहीं जी एक तो कई दफा होता है ना जी एक बार तो नहीं हो रहा लेकिन उसमें ये है कि सिस्टम डेवलप हो रहा है उसके लिए भी जो है रेस्क्यू 1122 है अगर पीपल कैन कॉल क्योंकि ये पब्लिक हेल्थ में इसको सेकंड डिले कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट की वजह से जो है मदर्स की डेथ ऑन द वे हो ठीक है तो लेकिन सेकंड डिले को गवर्नमेंट कर रही है लेकिन ये है कि उसमें अवेयरनेस की मैं इसलिए कह रही थी कि जिस तरह सारा बर्डन डॉक्टर पे डाल दिया जाता है इफ यू नो कि मदर्स की डिलीवरी ऑन द वे तो उसका ये है कि कम्युनिटी की अवेयरनेस का बहुत ज़्यादा रोल है कि उनको पता होना चाहिए और ये जो है नो डाउट एक हेल्थ केयर सिस्टम ही अच्छा सिस्टम कम्युनिटी हेल्थ स्ट्रक्चर डेवलप करता है कम्युनिटी हेल्थ स्ट्रक्चर में मदर जो मदर्स बनने वाली हों उनके लिए सेपरेट कम्युनिटी ग्रुप्स हों और जो जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात किया कि COPD से ज़्यादा जो है वो लोग एक्सपायर हो रहे हैं पाकिस्तान में तो उसमें ये फिर स्कूल हेल्थ केयर सिस्टम का रोल आ जाता है हमने पब्लिक हेल्थ में ऐसा स्ट्रक्चर ही नहीं डेवलप किया कि जिस तरह स्कूल जो बच्चे हैं उनकी जिस तरह वो इफेक्ट हो रहे हैं कि स्कूल नर्सेज हों जो ट्रेंड हों और जो स्कूल में पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करें और साथ उन बच्चों की भी काउंसलिंग करें कि वो जिस तरह सीजनल वेरिएशन हो रही है तो कैसे वो अपने और ये काउंसलिंग स्कूल लेवल पर इसलिए भी जरूरी है ताकि उस बच्चे को पता हो कि मैं आने वाली किन किन बीमारियों से मैंने बचना है और कैसे फाइट करनी है बिल्कुल जिस तरह यूके में जब ये सीजन चेंज होता है तो वहाँ जो स्कूल हेल्थ जो हमारे यहाँ कहीं हो रहे हैं डॉक्टर साहब आपकी इतला में मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन में हमारे यहाँ हो रहे हैं कई स्कूलों में ऐसा है अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने बहुत तरक्की की लेकिन इसको ओवरऑल होना चाहिए बिल्कुल ओवरऑल होना चाहिए उसमें ये होता है जिस तरह सीजनल जब वेरिएशन हुई तो जो है इवन बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर आपको अस्थमा का अटैक हो जब कब आपको पता लगना चाहिए कि आपको अस्थमा का अटैक होने वाला है कौन कौन से रिस्क फैक्टर से आपको बचना ट्रिगर से किन से बचना है वो पेरेंट्स की भी ट्रेनिंग की जाती है एट द सेम टाइम बच्चों की भी ट्रेनिंग की जाती है
तो बट अगेन सेम, ये जब तक हम हेल्थ केयर सिस्टम ऐसा रिफाइंड डेवलप नहीं करेंगे ये वाली प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो हमें सामना करना पड़ेगा। हेल्थ केयर स्ट्रक्चर को बहुत कम्युनिटी लेवल पे डेवलप करना। चलिए एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आके मैं एक अहम पैगाम लूंगा अपने तमाम इन डॉक्टर्स का जिन्होंने बड़ी खूबसूरती से उन तमाम बातों को हाईलाइट किया और हमें बताने की कोशिश की। अब इसमें अमल करना मेरा और आपका काम है, और हम किस तरह अमल करते हैं और किस तरह आने वाली इन बीमारियों से हम बच सकते हैं, ये अब हमारा अपना एक फैसला होगा, और वो फैसला हमें बताएगा कि हमने वो बेहतरी की तरफ एक स्टेप ले लिया। आज इस प्रोग्राम से बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करते हुए इन्होंने बताया कि फैमिली फिजिशियन दी की अहमियत है, फैमिली फिजिशियन दा होना किस कदर जरूरत है। और आज इस प्रोग्राम 'ਚ डिस्कस भी किया है कि जी खुद डॉक्टर ना बनो, सैल्फ मैडिकेशन ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਵੋ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅੱਧ ਦਫਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਵਾਰੀ 2 ਵਾਰੀ 1000 1500 mg 2000 mg एक दिन ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, और विदाउट डॉक्टर परमिशन ये जानलेवा हो सकता है। अल्लाह ना करे इस तरह के एक्सपेरिमेंट ना करो जब तक कोई काबिल डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन जो नुस्खा तुहाडे कोल मौजूद ना हो। मैं जाने से पहले बेटा ये ले आए, मैं आप सबके पैगाम लेना चाहूंगा। मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ से डॉक्टर शाहिद शाह साहब, आज के इस प्रोग्राम के तवज्जुह से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? पब्लिक के लिए तो मेरा यही पैगाम है कि बगैर डॉक्टर के नुस्खे के कोई मेडिसिन इस्तेमाल ना करें। ठीक है। अलबत्ता जब आप अपने फैमिली फिजिशियन के पास जाएं, कुछ दवाओं के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे पैरासिटामोल है, डॉक्टर से पूछ लें कि मैं ये यूज कर सकता हूँ। ठीक है। जिस दवाई को आपका मुआलिज इजाजत दे कि बगैर प्रिस्क्रिप्शन के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सी दवाएं जैसे मैदे की तेजाबियत के एंटासिड्स कहते हैं, वो जनरली हम कहते हैं मरीज को अगर प्रॉब्लम हो हमसे बगैर कुछ यूज कर लें। पैरासिटामोल रिलेटिवली सेफ, इतने हद तक तुम्हारी इजाजत है। ये ओवर द काउंटर ड्रग्स होती हैं। ये एंटीबायोटिक के बारे में क्या कहेंगे? डेवलप्ड कंट्रीज नहीं, एंटीबायोटिक तो दे नॉट अलाउड। आजकल सारे तो कर रहे हैं, क्योंकि इवन डेवलप्ड कंट्रीज में वो इन्हें कहते हैं ओवर द काउंटर ड्रग्स, यानी मरीज खुद लेके यूज कर सकता है। अच्छा। तो उसके अलावा कोई दवा कोई इजाजत नहीं, बगैर नुस्खे की कोई इंजेक्शन तो सवाल ही इंजेक्शन का बिल्कुल ऐसे इंजेक्शन भी ले रहे हैं। बहुत अच्छा जी। डॉक्टर अरशद साहब आगे दे दे माइक। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो भी इन्होंने पैगाम दिया है आज के इस प्रोग्राम से रिलेटेड, मेरा सवाल आपसे ये होगा कि जो फैमिली फिजिशियन वो क्यों जरूरी है और आपके पैगाम उसको किस तरह क्लैरिफाई करेगा। आज हम उससे आगाही नहीं हमें कि फैमिली फिजिशियन होता क्या है और उसका होना क्यों जरूरी है। फैमिली फिजिशियन तो एक बहुत ज़रूरी और अहम एंटिटी है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में। और मैं एक और बात करना चाहूँगा कि एक होता है खुद एहतसाबी, जनाब, वो हमें नहीं है। हम अपनी भी खुद एहतसाबी नहीं कर रहे और ये भी नहीं देखते कि दूसरा बंदा जो है वो किस लेवल का है। इसको हम कहते हैं ना असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन। अच्छा और बुरे की तमीज़, सही और गलत की तमीज़, सच और झूठ की तमीज़, ये बड़ी ज़रूरी है करनी। ये मकसद ऐसी चीज़ें हैं जो कि थोड़ा सा इस पर गौर करें तो मेरा ख्याल कई मसले मसाइल हल हो जाते हैं। ये अभी बात हो रही थी ना वो डिलीवरी जो है ड्यूरिंग ट्रैवलिंग जो हो रही है, तो इसमें सबसे फैक्टर है वो मिस मैनेजमेंट ऑफ ट्रैफिक फ्लो है। वो क्यों नहीं गवर्नमेंट ठीक करती? क्यों बाज़ जगहों के ऊपर ऐसे ही वो हमारे अपनी भी गलतियां हैं कि गलत जगह पे गलत तरीके से पार्किंग कर देते हैं। ओवरऑल हमारा भी एक अखलाकी किरदार है, वो भी होना चाहिए। हॉस्पिटल के आगे हम गाड़ी खड़ी कर देंगे, उधर इमरजेंसी लोगों ने आना जाना होता है, तो ये बेसिक चीजें हैं। मैं समझता हूँ हमारे अपने रवैये जो हैं उनको ठीक करने की जरूरत है। दूसरी बात ये है प्रिवेंटिव हेल्थ जो है फैमिली फिजिशियन का काम है। अपने फैमिली फिजिशियन के पास जाएं, थोड़ा बहुत खर्चा होता है, इतना ज्यादा खर्चा नहीं। प्रिवेंटिव हेल्थ पे सबसे कम खर्चा है, क्यूरेटिव पे ज्यादा है। वो आपको बताएगा कि बच कैसे सकते हैं बीमारी से। ठीक है, बीमारी से बचना जो है वो आसान है। ठीक है, हमारे इस्लाम में देखें ना, जो वजू करें कई चीजों से, आप ये स्मोक की बात करें और वो कहते हैं ना आंखें धोएं और मुंह धोएं, नाक धोएं, 5 दफा धो रहे हैं, तो हम उन चीजों को अगर फॉलो नहीं, आपकी वो बेहतरी के लिए अल्लाह ने उन चीजों को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, फजर दीन से दूर हुए तो हमारी दूरी हो। फजर की नमाज में आप जाएं, आप जनाब देखेंगे उस वक्त ऑक्सीजन लेवल सबसे ज्यादा होता है। आप बाकी सैर करें, मस्जिद में नमाज पढ़ें, क्या बात, आप बाकी जनाब में चले जाएं, मस्जिद में लोग नहीं होंगे, उधर सैर जरूर कर रहे होंगे। नहीं तो खैर अल्लाह ताला हमें हिदायत दे। ये ऐसी चीजें हैं। बिल्कुल ठीक है, फैमिली फिजिशियन जरूरी तो सीखे। डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे? नासिर भाई आपका पैगाम क्या होगा? क्योंकि मेरा चाहूंगा मैं आपसे कि आप जरा सीने से रिलेटेड ही बताएं। जी मैं सीने से रिलेटेड ही बताना चाहता हूँ, लेकिन इसमें मेरा सबसे ज़्यादा जो अहम पैगाम है वो मैं अपनी गवर्नमेंट के साथ उसकी पॉलिटिकल कमिटमेंट जो है उसको एम्फसाइज करूँ। वो ये है जी कि अवाम में अवेयरनेस पैदा करें अबाउट द डिजीजेस। ओके, क्योंकि अगर अवाम में अवेयरनेस पैदा होगी तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप उनको वैसे ही उनसे बच सकेंगे। ठीक है। दूसरा ये कि अवाम हमें
मेरा ख्याल है कि 90% लोगों को ये नहीं पता कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर क्या है। ओके, अगर उस लेवल को भी हम कर लेंगे तो एक तो बड़े अस्पतालों पे उनका रश कम हो जाएगा, दूसरा ये कि आपको अपने डोर स्टेप के ऊपर पता है कि छोटा प्रॉब्लम है तो ये फैमिली फिजिशियन का काम है, उसे देखना चाहिए। सेकेंडरी हेल्थ केयर में यह है कि आपका हॉस्पिटल में अर्ली एडमिशन जब होता है उसमें अर्ली एडमिशन, अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज, प्रिवेंशन ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस एंड रिहेबिलिटेशन। और जो टर्शरी वो स्पेशलाइज्ड सेंटर हैं जैसे कार्डियक ऑपरेशन हो गया या दूसरा हो गया, तो इस रोल को डिफाइन करवाना, आइडेंटिफाई करवाना गवर्नमेंट का ये पैगाम है। तो मेरा ये है कि इसमें जितनी भी आप अवेयरनेस पैदा करेंगे, मेरा ख्याल है 50% डिजीज को तो आप ऐसे ओवरकम कर लेंगे। बिल्कुल। डॉक्टर शाफिया तैयब साहब, आप क्या पैगाम है आज के प्रोग्राम जो आपने किया है, इसके मुनासबत से आप क्या कहना चाहेंगी? या एक्चुअली मेरा ख्याल है पाकिस्तान का हेल्थ केयर सिस्टम उस दिन बहुत ही खूबसूरत रिफाइन हो जाएगा जिस दिन हर फैमिली को अपने फैमिली डॉक्टर का नाम पता चल गया। अच्छा, कमाल बात की है। वाह, ये मेरा ख्याल है हर फैमिली को अपने फैमिली डॉक्टर का नाम और ताकि वो डायरेक्टली जब भी कोई डिजीज हो वो एक कॉम्पिटेंट बंदे से जो है वो एडवाइस ले सके। सो पहली बात तो ये है। सेकंड बात ये है कि ओवरऑल मेरा ख्याल है हेल्थ केयर सिस्टम में, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की, हमें डिमांड ऑफ हेल्थ केयर बढ़ाने की ज़रूरत है। डिमांड क्या, जिस तरह इसका मतलब ये है कि जिस तरह पोलियो है पाकिस्तान में, अफगानिस्तान और पाकिस्तान है सिर्फ जिनमें पोलियो की वजह से पाकिस्तान में काफ़ी बदनामी भी होती है इंटरनेशनल। अल्लाह रहम करे, इंशाल्लाह नहीं रहेगी, वो भी उसमें भी सुरखरू होंगे। उसमें ये है कि डिमांड इंक्रीज करें कम्युनिटी की तरफ से कि आप कब तक वैक्सीनेशंस लेके घर जो है वो, दैट इज़ वन एस्पेक्ट, ठीक है, कि हम डोर टू डोर वैक्सीनेशन कैंपेन्स करते हैं, ईपीआई के लिए वो देते हैं। लेकिन सेकंड एस्पेक्ट ये है कि पेरेंट्स इतने वेल अवेयर्ड हों कि वो खुद आए डॉक्टर के पास कि मेरे बच्चे को वैक्सीनेशन दे। सो डिमांड बढ़ाने की ज़रूरत है। डिमांड दो तरीके से बढ़ती है, अवेयरनेस से हेल्थ केयर की, और दूसरा जो है पॉलिटिकल कमिटमेंट, कि हम पॉलिसी मेकिंग इतनी स्ट्रॉन्ग करें कि जो है हेल्थ केयर सिस्टम की, हेल्थ केयर डिजीजेस के लिए, कि जो है लोगों को खुद हेल्थ केयर सिस्टम के पास आना पड़े ना कि बिल्कुल अल्लाह ताला इन परेशानियों से बचाए। सर ये आगे अपने हाथों की चेन चला दें। ये डॉक्टर आफिया साहिबा के पास जाएगा, शाफिया साहिबा के पास, डॉक्टर कैंपटन रिटायर्ड हुमायूं अरशद साहब, डॉक्टर नासिर साहब और डॉक्टर शाहिद साहब, आप सबका मोहतरम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे प्रोग्राम में आए और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू आपने शेयर की। दुआ ये है कि अल्लाह ताला हमें इन तमाम बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इन्हां ते अमल करके असी आने वाली बीमारियां ते काबू पा सकने हैं। अगर इसे अगेंस्ट चलेंगे तो फिर ते साडे लिए वो कहना आ बैल सानू मार, इस तो बचो और वक्त तो पहले ही उहदा बंदोबस्त करके रखो, क्योंकि इन्हां गल्लां दे अमल करके ही तुसी आने वाली बीमारियों तो बच सकते हो। अपना ख्याल रखो और अपनी सेहत का जिन्ना हो सके ख्याल करो। टेक केयर, रब रखा। थैंक यू सो मच।